है रात के ठीक 2:13 पर देहरादून के पुराने शांति जीवन हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने पूरे स्टाफ को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में आईसीयू के बाहर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, सफ़ेद मरीजों वाले कपड़ों में, धीरे धीरे कैमरे की तरफ चलती हुई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी, डरावनी बात यह थी कि उस लड़की की मौत 8 साल पहले उसी आईसीयू में हो चुकी थी। और उस रात हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 17 में भर्ती 3 मरीज बिना किसी बीमारी के मर गए थे। ये कहानी मुझे आरो ने सुनाई। आरो कहता है कि मैं 26 साल का हूँ और देहरादून के शांति जीवन अस्पताल में जूनियर नर्सिंग स्टाफ था। मैंने इससे पहले कई हॉस्पिटल में काम किया था, लेकिन इस हॉस्पिटल में कुछ अलग था। दिन में सब नॉर्मल लगता था, मरीज, डॉक्टर, स्ट्रक्चर की आवाज़, दवाइयों की स्मेल। लेकिन जैसी रात होती पूरा हॉस्पिटल बदल जाता। पहले दिन मुझे एक अजीब बात नोटिस हुई। रात के बाद कोई भी स्टाफ वार्ड नंबर 17 के पास नहीं जाता था। यहाँ तक कि सीनियर डॉक्टर भी जल्दी जल्दी उस कॉरिडोर से निकल जाते थे। मैंने एक नर्स से पूछा, क्या हुआ, सब उस वार्ड से डरते क्यों हैं? उसने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, अगर रात में वहाँ से कोई लड़की की रोने की आवाज़ आए तो पीछे मत देखना। और वो तुरंत वहाँ से चली गई। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा हंसा। मुझे लगा ये पुराने हॉस्पिटल वाले भूतिया किस्से हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले 3 दिनों में मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। रात 3 बजे जब मैंने पहली बार वार्ड नंबर 17 के अंदर कुछ देखा, तो जो देखा वो इंसान नहीं हो सकता था। तीसरी रात बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। पूरा हॉस्पिटल लगभग खाली था। मैं दवाइयों की फाइल लेकर वार्ड नंबर 17 की तरफ गया। कॉरिडोर में अजीब सन्नाटा था, जैसे वहाँ आवाज़ें दब जाती हों। वार्ड के बाहर पहुँचते ही अचानक मुझे अंदर से किसी ने कुछ बोला और मशीनों की बीप बीप आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर सिर्फ एक मरीज़ था, बेड नंबर 2 पर, जिसकी उम्र लगभग 60 के आसपास रही होगी। वो ऑक्सीजन मास्क लगाए सो रहा था। मैंने फाइल अपडेट करने के लिए देखा, तभी पीछे से किसी लड़की के धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाज़ आई। मैं तुरंत पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मेरी नज़र कमरे के उस कोने पर गई जहाँ बेड नंबर 1 था, जो पिछले 2 दिनों से खाली था। उस पर कोई बैठा हुआ था, लंबे बाल और काले बाल, सफ़ेद मरीजों वाले कपड़े और सिर नीचे झुका हुआ। मेरी सांस रुक गई। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मैं जम सा गया। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखें पूरी काली थीं और होंठ ऐसे जैसे किसी ने सिल दिए हों। मैं चीखने वाला था कि तभी पूरे वार्ड की लाइट बंद हो गई। अंधेरा हो गया, सिर्फ मशीन की बीप बीप। फिर मेरे कान के बिल्कुल पास आकर किसी ने फुसफुसाया। मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया गया था। मैं घबराकर पीछे हटा और तभी लाइट वापस आ गई। कमरा खाली था। बेड नंबर 1 फिर से खाली था, लेकिन उस बेड की चादर गीली थी, जैसे अब कोई अभी अभी वहाँ उठा हो। अगली सुबह जब मैंने उस लड़की के बारे में पूछा, तो एक बूढ़े वार्ड बॉय ने जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस वार्ड बॉय का नाम था मोहन। वो पिछले 20 साल से हॉस्पिटल में काम कर रहा था। मैंने उसे पूरी बात बताई। पहले तो वो चुप रहा, फिर बोला, तुमने उसे देख लिया? मैंने पूछा, कौन थी वो? मोहन धीरे से बोला, रिया। उसने बताया 8 साल पहले एक लड़की यहाँ भर्ती हुई थी, नाम था रिया शर्मा। उम्र सिर्फ 19 साल थी। एक रोड एक्सीडेंट में उसका आधा चेहरा जल गया था, लेकिन वो जिंदा थी। रिया बार बार डॉक्टरों से कह रही थी कि उसे बचा लो, लेकिन उस रात हॉस्पिटल में एक बड़ा वीआईपी मरीज आया था। सारे डॉक्टर उसके पास चले गए। रिया वार्ड नंबर 17 में अकेली छोड़ दी गई। रात 2 बजे के आसपास उसकी हालत बिगड़ गई। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया और सुबह उसकी मौत हो गई। मैंने पूछा, तो फिर? मोहन की आंखें डर से भर गईं। उसकी मौत के बाद से हर साल उसी तारीख पर वार्ड 17 में कोई न कोई मरता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने हंसने की कोशिश की, ये सब अंधविश्वास है। मोहन मेरी आंखों में देखते हुए बोला, तो फिर रात 2:13 पर वार्ड 17 में अकेले मत जाना। उस रात मैं खुद को समझाता रहा कि यह सब दिमाग का खेल है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं डर बैठ चुका था। रात के 2 बज रहे थे, बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। तभी अचानक पूरे हॉस्पिटल की बिजली चली गई। इमरजेंसी लाइट्स जल उठीं और उसी समय वार्ड 17 की तरफ से किसी लड़की के
चीखने की आवाज़ आई। पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। मैं डर गया, लेकिन अंदर मरीज़ थे। मुझे जाना पड़ा। मैं धीरे धीरे वार्ड की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ वो आवाज़ और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई दर्द में रो रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला और जो देखा उसके बाद मैं कभी सामान नहीं रह पाया। वार्ड के सारे मरीज अपने बेड पर बैठे हुए थे, लेकिन सबकी गर्दन एक तरफ से मेरी ओर घूमी हुई थी। उनकी आंखें पूरी काली थीं और सब एक ही आवाज़ में बोल रहे थे, रिया अभी भी यहीं है। अचानक पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया, धड़ाम। मैं भागकर दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे बेड नंबर 1 की चादर अपने आप उठने लगी। नीचे वही लड़की थी, रिया। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। जला हुआ मांस, काली आंखें और टूटी हुई गर्दन। वो धीरे धीरे मेरी तरफ उतरने लगी। उसके पैरों की हड्डियों की टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी, टक टक टक। मैं पीछे हटता गया, तभी उसने अचानक दौड़ना शुरू कर दिया और अगले ही सेकंड वो मेरे सामने थी। रिया ने मेरे कान में जो कहा, उसे सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि हॉस्पिटल में असली राक्षस भूत नहीं, कोई और था। रिया ने फुसफुसाकर कहा, मुझे डॉक्टर ने नहीं मारा। मैं कांप गया। तो किसने? रिया ने धीरे धीरे आईसीयू की तरफ इशारा किया। तभी अचानक मेरे दिमाग में पुरानी बात क्लिक हुई। वीआईपी मरीज, बिजली कटना, रिया को अकेले छोड़ना, कुछ तो छुपाया गया था। अगले दिन मैंने हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड देखना शुरू किए और जो मिला उसने सब कुछ बदल दिया। उस रात कोई वीआईपी मरीज आया ही नहीं था। पूरे हॉस्पिटल में झूठ बोला गया था। असल में रिया ने मरने से पहले कुछ ऐसा देख लिया था जो हॉस्पिटल कभी बाहर नहीं आने देना चाहता था। उस दिन के बाद मैं सामान नहीं रह पा रहा था। रिया की वो काली आंखें, उसकी टूटी आवाज़ बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, मुझे डॉक्टरों ने नहीं मारा। अगर डॉक्टरों ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? मैंने तय किया कि मैं सच पता करके रहूँगा। उस रात मेरी फिर नाइट ड्यूटी थी। पूरा हॉस्पिटल बारिश की वजह से आधा खाली था। करीब 1:40 हो रहे थे। मैं रिकॉर्ड रूम में पुराने फाइल्स देख रहा था। तभी मुझे एक फ़ाइल मिली, पेशेंट R17 रेस्ट्रिक्टेड। मेरे हाथ कांप गए। मैंने फाइल खोली। अंदर सिर्फ एक फ़ोटो थी, रिया की। लेकिन फ़ोटो के पीछे लाल मार्कर से लिखा था, सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड टू बेसमेंट लैब। मेरी सांस अटक गई। बेसमेंट लैब इस हॉस्पिटल में कोई लैब नहीं थी, कम से कम ऑफिशियली रिकॉर्ड में तो नहीं। तभी पीछे से किसी ने मेरे को धीरे से कहा, तुम्हें यह फाइल नहीं देखनी चाहिए थी। मैं डरकर पलटा। वो मोहन था, लेकिन आज उसका चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। मैंने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये बेसमेंट लैब क्या है? मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत रिकॉर्ड रूम का दरवाज़ा बंद किया। फिर धीमी आवाज़ में बोला, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो आज रात 2:13 के बाद आईसीयू के पीछे मत जाना। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। सच बताओ। मोहन की आंखें भर आईं। रिया मरी नहीं थी। मेरे पैरों तली ज़मीन खिसक गई। क्या? उस रात एक्सीडेंट के बाद वो जिंदा थी, लेकिन हॉस्पिटल वाले उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कैसा एक्सपेरिमेंट? मोहन कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक पूरे रिकॉर्ड रूम की लाइट बंद हो गई। अंधेरा छा गया। फिर कॉरिडोर में किसी स्ट्रेचर के घिसटने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। मोहन डर गया। वो आ गई। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन? अचानक दरवाजे के नीचे से पानी जैसा काला तरल अंदर आने लगा और उसी समय बाहर किसी लड़की की टूटी हुई आवाज़ गूंजी, मुझे वापस ले चलो। जब मैंने रिकॉर्ड रूम का दरवाज़ा खोला तो जो बाहर स्ट्रेचर पड़ा था उस पर इंसान नहीं था। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था, लेकिन बीच में एक पुराना स्ट्रेचर पड़ा था। उस पर सफ़ेद कपड़ा ढका हुआ था और नीचे से खून टपक रहा था। मेरा गला सूख गया। मोहन पीछे हट गया, मत छूना उसे। लेकिन तभी स्ट्रेचर अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। मैं जड़ हो चुका था। फिर अचानक उस सफ़ेद कपड़े के नीचे कुछ हिला और अगले ही सेकंड एक जला हुआ हाथ बाहर निकला। मैं चीख पड़ा। वो हाथ धीरे धीरे मेरी तरफ उठ रहा था। फिर कपड़ा नीचे गिरा और मेरा दिल रुक गया। वो रिया थी, लेकिन इस बार उसका शरीर आधा कटा हुआ था। चेहरे पर टाँकों के निशान और सीने पर अजीब नंबर लिखा था, सब्जेक्ट 01।
रिया की गर्दन टेढ़ी होकर मेरी तरफ घूमी, फिर वो टूटी आवाज़ में बोली, उन्होंने हमें जिंदा काटा। अचानक पूरे हॉस्पिटल में सायरन बजने लगा और उसी समय स्पीकर पर एक आवाज़ गूंजी, सभी स्टाफ तुरंत अपने अपने वार्ड में जाएं, बेसमेंट एरिया सील किया जा रहा है। मोहन मेरा हाथ पकड़ा, भागो। हम दोनों कॉरिडोर में दौड़ने लगे, लेकिन तभी पीछे से स्ट्रेचर के पहियों की आवाज़ आने लगी, बहुत तेज, जैसे कोई चीज़ हमारी तरफ पूरी स्पीड से आ रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी चीख निकल गई। रिया स्ट्रेचर पर नहीं थी, वो छत पर उल्टी चिपकी हुई थी और चारों हाथ और पैरों से मकड़ी की तरह हमारी तरफ दौड़ रही थी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब हमें बेसमेंट के अंदर वो कमरा मिला जहां अभी भी सब्जेक्ट्स जिंदा थे।